जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य के आज के कड़ी में हम देखेंगे आत्मकथा आप हूदरी। आप हूदरी लिखा गया है रमणिका गुप्ता जी के द्वारा। यह नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा, क्योंकि हिंदी साहित्य में कुछ बहुत ज़्यादा प्रचलित नाम होते हैं, कुछ कम प्रचलित। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो कम प्रचलित है वह अच्छी रचनाएं नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि सुभद्रा कुमारी चौहान का आप नाम सुने होंगे। एक रचना के कारण उनका नाम हो गया था, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थे। तो इस प्रकार से होता है। आप हुदरी इनकी बेहतरीन आत्मकथा है, जिसमें जीवन के खुलासे को, इन्होंने अपने जीवन के खुलासे को किया है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें देखिए, आप हुदरी है, आत्मकथा है रमणिका गुप्ता जी का। इसमें कई भाग हैं जो कई पार्टों में विभक्त किया गया है, जैसे कि यौन संबंधों की खुली दास्तान, बाल यौन शोषण सबके जीवन से गुजरता है, सबको जिज्ञासा होती है जानने की। रिश्तों की सत्यता क्या है, सामंती सोच का प्रभाव क्या है। सामंती मतलब कि जैसे कि लड़कियों स्त्रियों को दबा के रखा जाता है, उतनी खुली छूट नहीं मिलती, वही मतलब सामंती सोच। आर्य समाज का क्या प्रभाव रहा, मनोविज्ञान की समझ क्या रही, रियासतों की सच्चाई क्या रही, कुप्रथाएं एवं स्त्रियों की स्थिति क्या रही, छुआछूत, जाति पात, अंधविश्वास, इन सब के बारे में रमणिका गुप्ता जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। इसको हम आपको 2 या 3 भाग में लाएंगे, छोटे छोटे भाग में होंगे, ताकि छोटे से छोटा हो और अच्छे से अच्छा हो। तो आइए आज शुरू करते हैं आप हुदरी आत्मकथा भाग 1। आइए शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है, इसी आप हुदरी के अंदर ही शीर्षक बना है, उप शीर्षक जैसे कह सकते हैं। तो यौन संबंधों की खुली दास्तान। आइए देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। पहले प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना जरूरी है। प्रस्तावना में यह बता दिया जाता है कि आखिर क्या कहना चाहती हैं लेखिका। हादसे और आप हुदरी का शाब्दिक अर्थ होता है अपनी शर्त पे जीना। तो हादसे और आप उदरी इन दोनों आत्मकथाओं में कौन सी साहित्य की दृष्टि से श्रेष्ठ है, कौन सी कनिष्ठ है, यानी कि कौन सी श्रेष्ठ है, कौन सी कानी अंगुली पे है, कौन सी उतनी श्रेष्ठ नहीं। इस पर भिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही आत्मकथा सत्य की धरातल पर रची गई, यानी कि जो भी लिखा गया है सत्य लिखा गया है। जैसे कि आपने मुर्दैया देखा था, मुर्दैया में लेखक ने जैसा जिया वैसा लिखा लिखा डॉक्टर तुलसीराम। भले ही वह सत्य कड़वा हो या फिर नग्न हो, इस पर सबका एक मत है। घटनाओं की सत्यता के संदर्भ में किसी भी साहित्यकार ने रमणिका गुप्ता की ईमानदारी पर शक नहीं किया है, इसीलिए तो आज यह हिंदी साहित्य में फेमस है आप हुदरी। हादसे अगर रमणिका जी की राजनीतिक सामाजिक यात्रा वृत्तांत है, तो आप हुदरी लेखिका की पारिवारिक और निजी जीवन वृत्तांत है। मतलब कि हादसे बाद में हुए हैं और जीवन के प्रारंभिक क्षण आप हुदरी में है, तो प्रारंभिक क्षण कैसे रहे यह भी जानना जरूरी है किसी भी इंसान का, किसी भी लेखक, किसी भी लेखिका का। जिस समाज में लड़कियों को लड़की होने का बोध जन्म घुट्टी की तरह पिलाया जाता है कि बेटी हो पराया धन हो, ऐसा ऐसा, उसी समाज में बालिका थी जो लड़की होने के तथाकथित समाज निर्धारित परिभाषा को तोड़कर एक नई परिभाषा गढ़ने में जी जान से लगी हुई थी। उसी के लिए एक ही जन्म घुट्टी थी, वह भी खुदस्तर होना, यानी आप हुदरी बनना, अपने पैरों पे खड़ा होना, अपनी शर्तों पे जीना। आप हुदरी हादसे के मुकाबले थोड़ा कम संघर्ष भरी कथा नज़र आती है, लेकिन देखा जाए तो हादसे भी रमणिका जी का ही एक रचना है, जिसमें कि उनके जीवन के यात्रा वृत्तांत को बताया गया है। तो वहीं बात हो रहा है कि कौन सा बेटर है, किसमें क्या है। तो हादसे के मुकाबले थोड़ा कम संघर्ष भरी कथा नजर आती है, लेकिन देखा जाए तो हादसे में लेखिका का वह संघर्ष है जो प्रत्यक्ष दिखता है भूमि माफियाओं, जमींदारों, ठेकेदारों, लठैतों, राजनेताओं के साथ। लेकिन आप हुदरी में रमणिका गुप्ता जी का अंतः संघर्ष है। वह संघर्ष अपने ही परिवार के लोगों, अपने परिवेश, पुराने रूढ़िगत विचारों, दकियानुसी ख्यालों के साथ, इन सबसे बढ़कर अपने भीतर की लड़की के साथ है। हादसे के पश्चात रमणिका जी की दूसरी आत्मकथा आप हुदरी प्रकाशित हुई। इसके पूर्व रमणिका जी के माध्यम से मुझे उनकी पाठ्य पुस्तक प्राप्त हो चुकी, मैंने उसका अध्ययन किया है। आप हुदरी को शोध प्रबंध में शामिल करना मुझे ज़रूरी लगा, क्योंकि मेरा शोध प्रबंध पूर्ण होने से पहले ही आप हुदरी प्रकाशित हो चुके थे। तो यह तो प्रस्तावना रही। तो आप हुदरी कई ऐसे रहस्य का उद्घाटन भी है जिसे अभिव्यक्त करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। अपने भोगे हुए यथार्थ को नग्न सत्य की, मतलब सत्य कड़वा होता है जानते ही हैं, नग्न सत्य को इतनी हिम्मत और पारदर्शिता से सबके सामने रखना हर किसी के बस की बात नहीं है। अपनी आप बीती को बहुत ही सहजता से लेखनीबद्ध किया है रमणिका जी ने। रमणिका जी ने आप हुदरी लेखिका की साहसिक मनोवृत्ति का परिचय दिया है।
आइए शुरू करते हैं वाचन। वाचन 119 का है। उप शीर्षक हमने जैसा कि आपको बता दिया, यौन संबंधों की खुली दास्तान। आप उधरी एक बालिका की सेक्स मतलब कि वहीं आपका यौन है। सेक्स नाम सुनते कुछ लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, लेकिन यह भी तो जीवन की सच्चाई है। जीवन है, जीवन का एक अंग है, इसे हमें सामान्य समझना चाहिए। तो आप उधरी एक बालिका का सेक्स की वर्जनाओं एवं यौन संबंधों की विकृतियों के विरुद्ध देह मुक्ति के लिए लड़ी गई जंग है। इस युद्ध की परिणति उस युवती के रूप में होती है जो मनुष्य के रूप में एक स्वतंत्र इकाई बनकर जीवन जीना चाहती है। एक अभिजात एवं सामंती परिवार की लड़की का यूं सेक्स स्त्री पुरुष के नैतिक अनैतिक संबंधों की परत दर परत जांच पड़ताल थोड़ा अटपटा लेकिन साहसिक कदम लगता है। सामंती परिवार समझ रहे हैं ना? सामंत का मतलब कि कोई एक मालिक होगा, वो जो कहेगा उसी के हिसाब से लोग चीज़ें करते आएंगे। सामंती परिवार को वही मतलब कि आपको ऐसे करना है तो ये करना है, ऐसे करना है तो ये करना है, बाहर नहीं जाना है, घर में रहना है, ये काम करना है, मुंह ढक के रहना है, मतलब कि उसके आर्डर के अंदर उसके काम करना है। तो वही सामंती परिवार की लड़के होने के बावजूद हर रूढ़िगत मान्यताओं, पुरातन पंथी परंपराओं, कट्टरपंथी सोच सबको दरकिनार कर स्त्री के रूप में खुद को एक स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करने में सफल रही है। प्रसिद्ध मनोविश्लेषक सिगमंड फ्राइड की विचारधारा से प्रभावित रमणिका गुप्ता के लिए सेक्स एक बड़ी सहज जैविक प्रक्रिया लगती है। पुरुष का स्त्री की ओर और स्त्री का पुरुष की तरफ झुकाव कोई अपराध नहीं है, ठीक बात है, बल्कि मानवीय जरूरत है, ठीक है। प्रेम संबंधों को भी विवाह रूपी संस्था की जागीर नहीं स्वीकार किया, उसे उन्मुक्त स्वच्छंद एवं नियम कानूनों से परे रखा। सेक्स के संबंध में अपनी बेलौस बयानगी के लिए कई बार उन्हें अनैतिकता को बढ़ावा देने वाले भी कहा गया, लेकिन वह अपनी सोच के प्रति अडिग रहे। उनके लिए सबसे बड़ा पक्ष था तो वह था मनुष्य होना। मनुष्य होने से बढ़कर कोई नियम कोई कानून नहीं माना। उन्होंने आलोचकों को भी इस संदर्भ में करारा जवाब दिया है। अपने अपने दृष्टिकोण और मानसिकता से निष्कर्ष निकले जा सकते हैं। इसके लिए आप अनाथ हैं, लेकिन याद रखिए नियम कानून और दायरे को समाज, यहाँ तक कि देश और दुनिया के केंद्र में मनुष्य ही, बाकी सब खुद मनुष्य के लिए ही है, इनके लिए मनुष्य नहीं बनता। इसलिए निष्कर्ष निकालते समय यह बात रहे कि आप पहले मनुष्य है जिसकी कसौटी मानवता है, समाज या नियम कानून नहीं। अपने खुद के संबंध रहे तो किसी पुरुष साथी के साथ या अपने परिवारजनों के रहस्यपूर्ण सत्य सबको बड़ी ही ईमानदारी से व्यक्त किया गया है। इन सच्चाइयों का रहस्य उद्घाटन आप उदरी में उस समय से होना शुरू हो जाता है जब बालिका रमना मतलब वही रमणा एक कोशिश के रूप में परिणत होने लगती है। यौवन का जब पहला अंकुर फूटा तो वह स्वयं ही अपने शरीर की सुंदरता पर मर मिटी, मतलब सुंदर ही थी। कभी कभी मैं स्वयं अपने शरीर में होते बदलाव को देखती, छूती और अपने अंगों को सहलाती, मुझे कुछ बदला बदला नजर आता। यह वाक्य है आप उदरी में लेखिका का खुद का। सीधी मांग काढ़कर ऊंची चोटी बनाने वाली, सादी सलवार कमीज पहनने वाली लड़की की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, सब भोदू और बदसूरत ही समझते हैं। छोटी बहन को हमेशा सुंदर होने पर सबसे प्यार मिला, खास होने का एहसास मिला, जिससे वंचित रह गई रमना बेटी। लेकिन यही भोदू बदसूरत दिखने वाली रमना उम्र के 12-13 वर्ष पार करते ही सुंदर सुघड़े शरीर की मालकिन हो गए, तो बरबस लोगों का ध्यान उसकी ओर खींचने लगा। हमेशा सबकी नज़रों में हे तथा अपनी छोटी बहन से कमतर समझे जाने वाली लड़की जब सारे लोगों का प्रसन्नता मिश्रित ध्यान प्राप्त करने लगी तो वह भी अपनी खुशी छिपा ना पाई। अपने वक्ष को देखकर मुस्कुराती, कनखियों से अपने उभार को देखती। घर में मेरे फिगर की खूब चर्चा होने लगे। जब मिलकर बैठते तो सब मेरे हाथों की लंबी लंबी अंगुलियों का, पाँव की कर्व का, 22 इंच की कमर का बखान करते। भारतीय समाज में औरत के शरीर की व्याख्या करना सर्वतः गोपनीय एवं निंदनीय है, सही बात है। समाज का यह दो मुहापन, यह दोगलापन रमणिका जी ने काफ़ी करीब से जाना समझा। खासकर सामंती परिवार में उन दिनों पुरुषों को जब छूट थी, मगर महिलाओं के लिए सारे निषेध थे। मर्यादा की रेखा खींच दी गई थी। नाम और रुतबे पर कोई आँच न आए इसका ख्याल रखा जाता था। लुक छिपकर मर्द चाहे कितनी भी अयासी कर ले, मगर प्रेम को स्वीकार नहीं किया जाता था सामंती अभिजात वर्ग में। ऐसे में जब रमणिका जी के मझले भाई का प्रेम प्रसंग एक पंजाबी ब्रिगेडियर की बेटी से चला तो रमणिका जी का ध्यान इसकी ओर काफ़ी आकर्षित हुआ। अपने भाई और उसकी प्रेमिका को चिट्ठियाँ पहुँचाते न जाने कब वो इस प्रेम की सबसे बड़ी हितैषी बन पड़ी मालूम ही न चला। यह जोड़ी खूब सजती थी। मेरे बाल मन में परंपरा और विरासत से मिला एक बिंब था, वहीं जैसे साकार उठा था। भैया सांवला कृष्ण सा और उसकी प्रेमिका गोरी राधा।
किशोरावस्था किशोरावस्था की दहलीज पर अपने घर के पास रहने वाले लड़के की तरफ पहली बार आकर्षित हुई, जिसका नाम बलराम था। उस बलराम ने उन्हें एक गंदे दर्जे की अश्लील हरकतों से छुटकारा दिया उस बलराम ने उन्हें एक गंदे दर्जे की अश्लील हरकतों से छुटकारा दिया। तब से वह उनके सपनों का राजकुमार बन गया। हालांकि यह प्यार दैहिक सुखों पर कतई खड़ा नहीं था, उनका पहला विशुद्ध आत्मिक लगाव वाला प्रेम था। लेकिन आगे के जीवन की स्त्री पुरुष संबंधों की नींव यहीं से पड़ गई थी। उस दिन मानो किसी ने हमारी पोर पोर में बलराम लिख दिया। यह हम दोनों के लिए प्रेम का पहला एहसास था। एक मुस्लिम परिवार के लड़के हमीद से रमणिका जी दिल लगा बैठी। हालांकि उस समय परिवार में जाति पाति और दूसरे धर्म समुदाय में कट्टर नियम थे। रमणिका जी समाज के डर से हमीद को भाई कहकर संबोधित करते, चूँकि वह उनकी सहेली का भाई था। जमाने को दिखाने के लिए राखी भी ले जाया करती, मगर उससे बाधा कभी नहीं। रमणिका जी उस वक्त प्यार की राह पर नई खिलाड़ी थी, इसलिए उनमें संकोच, हया, समाज का भय भी था। हमीद की सांप सी सुंदर आंखें हमेशा रमणिका जी को मंत्र मुग्ध कर देती। हमीद भी उनसे आकर्षित था, मगर उसे सफल प्रेम की असफल यात्रा ही कही जा सकती है। हमीद के साथ अपने प्रेम प्रसंग में वे लिखती हैं, पहली बार हमीद ने मुझे बाहों में भरकर चूमा और कहा, बाहों में भरकर चूमा और कहा, मतलब लेखिका ने बहुत ही साहसिक साहस का परिचय दिया है। जो जिया है उसी को लिखा है। हम मिले हम मिले भी तो तब जब कभी ना मिलने के लिए अलग हो रहे थे। अच्छा, कभी ना मिलने के लिए अलग हो रहे थे, बहुत देर हो गई। मतलब आखिरी बार वैसे कहा गया होगा कि ना हम लोग आखिरी बार मिल रहे हैं। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं कितना प्यार दे सकता था तुम्हें। मैं चुप थी, रह रह कर कपकपी आ रही थी, बस आंखें बंद कर आलिंगन महसूस कर रही थी। परिवार द्वारा तय किए गए शादी के बंधन में बंधने का मतलब होता है सामंती शोषण के बोझ को जिंदगी भर के लिए अपना लेना। मतलब जिसे शादी हो गई उसे जीवन भर के लिए अपना लेना होगा, अपनाना भी चाहिए, जो रमणिका जैसी विद्रोही तेवर वाली लड़की के लिए असंभव था। उस समय का पुरुष प्रभुत्ववादी समाज उनके भीतर की ओर पंख लगाकर उड़ना चाहती थी, उसके पंख कतर देना चाहता था। लेकिन रमना जैसी साहसी लड़की लहूलुहान होकर भी हर प्रतिबंध के खिलाफ झंडा बुलंद करने के लिए उठ खड़ी हुई। तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था में भी उन्होंने खासी रुचि लेनी शुरू की। इसी राजनीति की वजह से उनकी दोस्ती वेद प्रकाश गुप्ता, जो कि सहायक एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर थे, से हुई। जाति बंधन तोड़कर एक क्षत्रिय का बनिए से शादी करना परिवार को काफ़ी नागवार लगा। अच्छा, क्षत्रिय का बनिए से शादी करना, मगर हठ ही रमना के सामने सबको झुकना पड़ा। 1948 में वेद प्रकाश गुप्ता से रमणिका जी का प्रेम विवाह हुआ। याद रखिए, आज़ादी से पहले तो कितनी बड़ी वो त्रासदी थी। अब ना सन 2000 के बाद से प्रेम विवाह बढ़े हैं। इसी प्रेम विवाह से वह 3 बच्चों की मां बनी, लेकिन पति के शक और ईर्ष्या ने इस संबंध में दरार डाल दी। अच्छा, शक हो रहा होगा कि किसी और के साथ इसका वो चल रहा है प्रेम प्रसंग। बचपन में की गई गलतियों को भूलकर जीवन में आगे बढ़ने के लिए रमणिका जी ने वेद प्रकाश से विवाह किया था। शुरुआती दौर में सब कुछ ठीक था। मैं अतीत को झटक कर एक नए संकल्प के साथ जीने के लिए उद्धत और उत्सुक थी, और शादी के इस बंधन को सभी विरोधों के बावजूद अपने इर्द गिर्द घेरे में रखना चाहती थी। यह लेखिका कह रही हैं अपने वाक्य में। अपने पति से अथाह प्यार और अटूट विश्वास की चाह रखने वाली रमणिका को जब बदले में शक और ईर्ष्या मिली तो वह कहीं ना कहीं टूट गई। रमणिका जी ने अपने पति को हर संभव प्रेम, विश्वास, आदर देने की कोशिश की, लेकिन अपने पुराने अतीत के अनैतिक संबंध अपनी भाभी की वजह से जो उनके भाभी का था की वजह से कहीं ना कहीं वेद प्रकाश के मन में एक कुंठा थी, एक अपराध बोध था। इसी कुंठा एवं अपराध बोध ने उसके भीतर शक और ईर्ष्या के बीज बो दिए। शक का कोई इलाज नहीं भाई, शक मत किया करो। जिसकी वजह से वह अपनी पत्नी और अपने छोटे भाई के पवित्र रिश्ते को स्त्री पुरुष के संबंध के रूप में देखने लगे। अच्छा, अपनी पत्नी और अपने छोटे भाई के पवित्र रिश्ते को स्त्री पुरुष के संबंध के रूप में देखने लगे। क्या भाई, वह जिसकी वजह से वह अपनी पत्नी और मतलब कि रमणिका जी और अपने छोटे भाई के पवित्र रिश्ते, छोटे भाई के पवित्र रिश्ते को स्त्री पुरुष के संबंध। अच्छा, मतलब अपने देवरानी भाभी देवर को सोचने लगे कि स्त्री पुरुष का संबंध है। वही शक की नज़र से। यशपाल तो मुझे बच्चे जैसा नज़र आता था। मेरे सामने उनके व्यक्तित्व का कोई ऐसा अंश नहीं था जो मेरे अनुरूप सा समकक्ष हो। मैं फुट कर रोई थी उस दिन।
रमणिका गुप्ता ने बेझिझक कबूला है कि अपने पति की यौन कमजोरी के बावजूद भी वह उनके आत्मविश्वास को हिलाना नहीं चाहती थी। अच्छा, अतृप्त रहकर भी तृप्ति का अभिनय करती और पति के आत्मसम्मान को बल देती। लेकिन एक बार शक और ईर्ष्या का बीज जिस रिश्ते में पड़ जाए वह धीरे धीरे खोखला होने लगता है। पुरातन पंथी रूढ़ियों को तोड़कर आधुनिक विचारों का प्रश्रय देने वाली रमणिका जब अपने ही प्रोफेसर के साथ रिश्तों को लेकर पड़ती दरार के लिए कटघरे में खड़ी कर दी गई तो पति पत्नी के संबंधों में एक बड़ी दरार आ गई। पति के शक ने प्रेम की बजाय घृणा की दीवार खड़ी कर दी, जिसे चुपचाप बर्दाश्त करना आधुनिक सोच वाली पत्नी को कतई पसंद नहीं था। पति की ये बेरुखी रमणिका गुप्ता को प्रेम की तलाश में दूसरी राह की तरफ मोड़ देती है। अपने नृत्य प्रशिक्षक बलजीत की तरफ लेखिका का आकर्षण बढ़ने लगा। वह बलजीत के व्यक्तित्व में परिणत होने लगी। उनका आसक्ति दैहिक मिलन में तब्दील हो गया। समझ रहे हैं ना, ऐसा होता है। जो रमणिका जी के विवाह के पश्चात का पहला अफेयर था, विवाह के बाद का पहला अफेयर सोचो, जिसकी बड़ी ही सच्चाई से कबूला है उन्होंने, कितनी साहस का परिचय दिया है, कबूला है। साथ ही उस संबंध को उचित करने की भी कोशिश की है अपनी आत्मकथा आप हुदरे में। लेखिका कहती है, मैं जितनी भी वफादार रहूं प्रकाश तो मुझ पर शक करेगा ही। क्या मतलब है इस निष्फल बेमतलबी वफादारी का? जब वफादार होने पर भी शक की नज़रों से देखा जाना है, फिर शक को ही सच होने दो, क्या हर्ज है। लेखिका ने बलजीत द्वारा गर्भवती होने के बाद भी कबूली है, जिससे उन्होंने एबोर्ट यानी गर्भपात करवा लिया था। लेकिन वफा की जंजीर तोड़ने के बाद भी उन्हें प्रेम का उन्मुक्त गगन नहीं मिल पाया। फिर शुरू हुआ एक के बाद एक पुरुष साथियों के साथ संबंध कायम करने का सिलसिला। अच्छा, ऐसा बात है। कहानी बड़ी रोचक है। लेखिका ने इतना खोल कर लिखा है अपने बारे में। साहस हर किसी के बस की बात नहीं, सही में कहा गया। सिलसिला ADM आहूजा के छोटे भाई से भी उनकी घनिष्ठ दोस्ती हदों को पार कर गई। लेखिका ने इन सिलसिलों के पीछे का कारण अपने भीतर के खालीपन को बताया। उन्हें स्त्री पुरुष संबंधों में भटकाव के पीछे एक संतोष की तलाश थी। अपने को पहचानने, अपनी पहचान बनाने और कुछ कर गुजरने के इरादों से लैस लक्ष्य स्पष्ट नहीं था, पर एक छटपटाहट थी, एक असंतोष, एक बौखलाहट भी, और कुछ हासिल करने की ललक हदें छू रही थी, हदें छू रही इच्छा। यह इच्छा ही मेरे जीवन की इच्छा शक्ति थी, शायद जो अच्छे बुरे सब रास्ते टटोलने से गुजर नहीं सकती थी। आहूजा के साथ अपने प्रणय संबंधों के बारे में रमणिका जी लिखती हैं कि जितना प्यार उन्होंने मुझे दिया उतना प्यार आज तक केवल वीरेंद्र को छोड़कर मुझे किसी ने नहीं दिया। हमारे बीच प्रकृति और पुरुष की घनिष्ठता थी। बहुत ही कम लेखिका हैं जिन्होंने अपने विवाहेतर रिश्तों को यूँ कतरा है, मतलब विवाह के बाद के रिश्तों को यूँ बताया, कतरा बयां किया हो, वह भी बिना किसी छिपाव या पर्दे के। वह मेरे एक एक अंग की व्याख्या करता, एक एक अंग का एहसास मुझे कराता। उसकी तेज सांस मुझे छूती और मेरी सांसें पी जाती। आहूजा का उनके जीवन में आना कई कारणों से उल्लेखनीय है। यही वह शख्स था जिसने रमणिका जी के मन में विवाहेतर संबंधों को लेकर जो भी अपराध बोध का अंश शेष रह गया था उसे समाप्त कर दिया, जिसमें उनका प्रेम और स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर नजरिया और स्पष्ट हो गया। आहूजा ने अतृप्त मन वाली लेखिका को एक हद तक तृप्ति तो प्रदान की थी, साथ ही प्यार, रोमांस आदि को लेकर अपना खुला दृष्टिकोण उनके सामने रखा, तो वह उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। जब रमणिका जी ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा तो बड़ी बेबाकी से उसने कहा, अभी तो मैं मुक्त हूँ और तुम भी। चोरी चोरी के प्यार में जो सुख है या आज़ादी का एहसास है, शादी के बाद वह नहीं रहेगा। न ही मैं और न ही तुम प्यार करने को आज़ाद रहेंगे। शादी का बंधन ही तो चुरा लेगा हमारा प्यार। अभी तो हम चुराते हैं ना प्यार के क्षण। रमणिका जी को उसका तर्क इतना भाया कि उनके मन के वफादारी और विश्वासघात की परिभाषा ही बदल गई। प्यार करने और प्यार निभाने में जो मन मस्तिष्क में अस्पष्टता थी वह बिल्कुल साफ हो गई। उन्हें लगने लगा कि प्यार निभाने में दायित्व का पुट शामिल होता था, जो कहीं इंसान को गुलाम बनाता है। एक गुलाम वफादारी तो कर सकता है, पर सच्चे हृदय से अपने मालिक प्रेमी को चाह नहीं सकता। कभी न कभी उसके हृदय में उस खूंटे को तोड़कर भागने का ख्याल आ ही जाता है, भले ही वह ऐसा करे या न करे। लेखिका की बेबाकी यहाँ स्पष्ट दिखती है। देखिए या पढ़िए लेखिका ने क्या कहा। जबरन प्रेम का नाटक, चाहे वह पति से हो या प्रेमी से, सबसे बड़ा विश्वासघात होता है। प्रेम जब भी उपजे, जिसके लिए भी उपजे, उससे प्यार कर लेना प्यार के प्रति ईमानदार कोशिश है।
शिक्षक प्रोफेसर वाजपेयी की विषयगत जानकारी एवं साहित्यिक अभिरुचि ने रमणिका जी को आकर्षित किया। चुंबन क्या शिक्षक प्रोफेसर वाजपेयी जी की विषयगत जानकारी एवं साहित्यिक अभिरुचि ने रमणिका जी को आकर्षित किया। ठीक है। चुंबन आलिंगन अपने शिक्षक के साथ उनके लिए कोई अपराध बोझ से भरे पल नहीं बल्कि उनकी विद्वत्ता पर समर्पित क्षण लगते थे। एक ही साथ कई लोगों के रिश्ते बने, जैसे वीरेंद्र के साथ भी उनके प्रणय संबंधों ने स्त्री पुरुष संबंधों को हदों को आखिर तक छुआ। वह जब जिसके साथ होती उसी की होकर रह जाती। उनके अनुसार प्रेम में निजी नियम या बंधन का कोई स्थान नहीं है। इन अंधी गलियों के दौड़ के बाद उन्होंने राजनीति की राह की तरफ समाज सेवा और साहित्य के दरवाजे से होकर रुख किया। धनबाद में रमणिका जी के कला, साहित्य और समाज सेवा के साथ साथ राजनीति की राह पर भी संघर्ष करने चल पड़े। राजनीति में आए तो नेताओं से करीबी रिश्ता जोड़ने के पश्चात उन्हें कई व्यवहारिक सच्चाइयों का पता चला। यह व्यवहारिक सच्चाइयाँ आम जनता की नज़र में या तो मिथ्या व्यभिचार था या फिर व्यापार। राजनीतिक होड़, कुर्सी की रेस में आगे पीछे होने की दौड़ में नेतागण थक जाते या फिर राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की खींचतान की वजह से तनावग्रस्त हो जाते तो महिला राजनीतिक कार्यकर्ताओं का आसरा लेते। ऐसे राजनेता उन महिला कार्यकर्ताओं से शारीरिक सुख पाकर तनाव मुक्त हो जाते और इस तनाव मुक्ति को एक एहसान की तरह लेकर बदले में उन्हें सुरक्षा और पद प्रदान करते हैं। जो महिलाएं राजनीति से इतर दूसरे क्षेत्र में होती थी उन्हें भौतिक उपहारों से संतुष्ट कर दिया जाता। सभ्यता का पूरा इतिहास ऐसे समझौते, विरोधों और गौरव अनुभूतियों या फिर अपराध बोधों का दस्तावेज है। मातृसत्ता के बाद से औरतों की पूरी जिंदगी इन समझौते को स्वीकारने या नकारने की ही रही है। कई ऐसे भी उदाहरण मिले जहां स्वयं पति अपनी पत्नी को किसी प्रतिष्ठित उच्च पद वाले नेता के पास भेजता उसे खुश करने, बदले में पति को पार्टी में बढ़ा हुआ कद या फिर पद हासिल होता। मनचाही ट्रांसफर या पोस्टिंग के लिए भी पत्नियां पति के लिए सीढ़ी का काम करती या फिर कभी कभी स्वयं स्त्रियां भी अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अपने शरीर को आगे कर देती, जिसमें उनके पति या प्रेमी भी भरपूर साथ देते थे। यह राजनीति का उनका अनुभव है। कितनी सच्चाई कह रहे हैं, कितनी बेबाकी के साथ। रमणिका गुप्ता बिहार के मुख्यमंत्री के साथ अपने राजनीतिक और यौन संबंधों की चर्चा भी बड़ी बेबाकी से करते हैं। राज्य मंत्री या फिर दिलीप जैसे दरिंदे के हाथों बचने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री से समझौता करना अच्छा लगा। मुख्यमंत्री के रूप में रमणिका गुप्ता को भी सुरक्षा कवच मिल गया। मुख्यमंत्री ने जब लेखिका को बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी का सदस्य मनोनीत किया तो वह उनके एहसान तले दब गई। साथ ही मुख्यमंत्री का आकर्षक व्यक्तित्व रमणिका जी से नहीं कहलवा पाया। मुख्यमंत्री का आकर्षक व्यक्तित्व रमणिका जी से नहीं कहलवा पाया और एक यौन संबंधों के सिलसिले में इजाफा हो गया। तुम कांग्रेस पार्टी का काम करो, मेरा मन तो तुमने जीत ही लिया है, यह कहते हुए उन्होंने मुझे आगोश में लेकर चूम लिया। तुम कांग्रेस पार्टी का काम करो, मेरा मन तो तुमने जीत ही लिया है, यह कहते हुए उन्होंने मुझे आगोश में लेकर चूम लिया। मैं विरोध नहीं कर सकी या शायद मैं सपना देख रही थी। पार्टी अध्यक्ष के रूप में उन्हें एक समक्ष राजनीतिक ढाल मिली, जिसकी वजह से उन्होंने खुद को स्त्री पुरुष संबंधों के लिए आगे करने से गुरेज नहीं किया। पार्टी अध्यक्ष के रूप में उन्हें एक समक्ष राजनीतिक ढाल मिली, जिसकी वजह से उन्होंने खुद को स्त्री पुरुष संबंधों के लिए आगे करने से गुरेज नहीं किया। इंदिरा गांधी की कैबिनेट मंत्री रहे श्री संजीवन रेड्डी का जिक्र भी रमणिका जी ने किया है। किस प्रकार उन्होंने रमणिका जी को एक राजनीतिक वेश्या समझ उनके सामने पूर्णतः नग्न होकर आए। अच्छा, यह भी घटना घटी थी। यह ऐसा अवसर था जिसने क्या घटना थी, फिर से देखें। इंदिरा गांधी के कैबिनेट मंत्री रहे श्री संजीव रेड्डी का जिक्र भी रमणिका जी ने किया कि किस प्रकार उन्होंने रमणिका जी को एक राजनीतिक वेश्या समझ के सामने पूर्णतः नग्न होकर आए थे। अच्छा, संजीवन रेड्डी तो यार राष्ट्रपति, सॉरी जो भी रहे हों, राष्ट्रपति भी शायद रहे थे। यह ऐसा अवसर था जिसे रमणिका जी को झटका पहुंचाया, आगे से सतर्क रहने का निर्णय भी लिया। मतलब कि रमणिका जी के बारे में ऐसा फैल गया होगा कि ऐसा करते हैं, तो पहले से ही एक बन गया होगा कि राजनीतिक वेश्या हैं। खैर कोई बात नहीं, रमणिका जी की यह उन्होंने खुद ही लिखा है। आगे से सतर्क रहने का निर्णय उन्होंने मन में लिया। अपने इन राजनीतिक यानी शारीरिक संबंधों को उन्होंने सिर्फ व्यापार मानने से इनकार किया। इन संबंधों को एक लगाव भरा समझौता घोषित किया। आप हुदरी ऐसे ही कई विवाहेतर
यौन संबंधों की दास्तान है, जिस विवाहेतर मतलब विवाह के बाद, जिसमें नैतिकता अनैतिकता को ढूंढना सबकी अपनी मनोवृत्ति के अनुकूल होगा। कुछ लोग सोचेंगे कि हाँ नैतिक है, कुछ लोग अनैतिक सोचेंगे, तो सब अपने अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि समय काल परिस्थिति के हिसाब से आखिर क्यों, यह भी तो सवाल होना चाहिए, आखिर क्यों लेखिका ने ऐसा किया, क्या मजबूरी रही। तो सबका मन अलग अलग है, अलग अलग उत्तर तलाशेगा। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इन सब सत्यों को स्वीकारना रमणिका जैसी लेखिका के वश की ही बात है। मतलब सब लोग नहीं स्वीकार सकते कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। यदि नहीं स्वीकारती तो ढेर सारे लोगों को पता भी नहीं चलता, लेकिन लेखिका ने खुद स्वीकार लिया है अपनी सच्चाई। यह सबके बस की बात नहीं है, बिल्कुल सत्य कहा गया है। मगर एक बात सत्य है कि इन सबको कबूल करने वाली महिला किसी शेर दिल से कम नहीं। बिल्कुल सही बात है, शेर दिल। आपके साथ जो हुआ, जैसा हुआ, क्या किसने क्या क्या किया, उसको स्वीकार लेना और किसी कहानी या आत्मकथा के माध्यम से कह देना सबके बस की बात नहीं है। सब बेइज्जती से डरते हैं, इससे डरते हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा है तो ज़िंदगी को जैसा जिया है वैसा बताया है, ज़िंदगी का भी यह हिस्सा है। तो भागवन आप हुदरी का भागवन यहाँ पे समाप्त हुआ है। आपको यह आप हुदरी की कहानी कैसी लगी? थोड़ा सा संगीन है, थोड़ा सा संगीन है, लेकिन ठीक है, जो सच्चाई है वह सच्चाई है। लेखिका ने जो जिया है वैसा लिखा है। तो भागवन यहाँ पे समाप्त हुआ रमणिका गुप्ता जी का आप हुदरी, उनकी आत्मकथा आप हुदरी का भागवन वचन स्वर 19 का। आपको कहानी यह आत्मकथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे भाग 2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।